जिस समय क्लियोपेट्रा के पिता और उसकी बहन के बीच अप्राकृतिक झगड़ा हुआ अपने भयानक अंत की ओर काम कर रहा था, जैसा कि अंतिम में बताया गया है। अध्याय वह खुद अलेक्जेंड्रिया में शाही महल में रह रही थी, एक खिलखिला रही थी और लगभग 15 साल की खूबसूरत लड़की। सौभाग्य से उसके लिए वह लेने के लिए बहुत छोटी थी। विवाद में व्यक्तिगत रूप से कोई सक्रिय भाग। उसके 2 भाई अभी छोटे थे खुद से, इसलिए वे तीनों शाही महलों में शांत रहे। क्रांति के दर्शक इससे न तो लाभान्वित हुए और न ही इससे आहत हुए। यह है विलक्षण कि दोनों लड़कों का नाम टॉलेमी था। अलेक्जेंड्रिया शहर में उत्साह तीव्र और सार्वभौमिक था जब रोमन सेना ने क्लियोपेट्रा के पिता को उनके सिंहासन पर वापस लाने के लिए इसमें प्रवेश किया। ये बहुत पूर्व राजा के होने से निवासियों का बड़ा हिस्सा प्रसन्न था। बहाल वास्तव में यह राजाओं के इतिहास के एक सिंहावलोकन से प्रकट होता है कि जब वैध वंशानुगत संप्रभु या वंश को अपदस्थ और निष्कासित किया जाता है। विद्रोही आबादी अत्याचार कितना भी असहनीय क्यों न रहा हो या कितने जघन्य अपराध जिससे प्रजा का धैर्य चुक गया। कुछ वर्षों का अंतराल आमतौर पर एक बहुत ही सामान्य उत्पादन के लिए पर्याप्त होता है। एक बहाली में परिचित होने की तत्परता और इस विशेष उदाहरण में वहाँ था। इस अवधि के दौरान बेरनिस की सरकार में ऐसी कोई श्रेष्ठता नहीं थी। उसकी शक्ति जारी रही उसके पिता के ऊपर, जिसे उसने विस्थापित किया था, बनाने के लिए। यह मामला सामान्य नियम का अपवाद है। लोगों का द्रव्यमान, इसलिए सभी वे विशेष रूप से जिन्होंने बेरनिस की सरकार में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया था, वे थे टॉलेमी का अपनी राजधानी में वापस स्वागत करने के लिए तैयार, जिन्होंने इस तरह का हिस्सा लिया था। टॉलेमी के आदेशों द्वारा सभी को संक्षेप में निष्पादित किया गया था। बेशक उनके आगमन पर पूरे शहर में काफी उत्साह था। रोमन सेना, सभी विदेशी प्रभाव और शक्ति जिसका प्रयोग किया गया था। मिस्र अब तक और लगभग सभी अधिकारी, चाहे नागरिक हो या सैन्य, हो चुके थे। यूनानी रोमनों का आगमन एक नए तत्व का परिचय था। पूंजी को अनुप्राणित करने वाले विभिन्न प्रकार के उत्साह को जोड़ने के लिए रुचि। टॉलेमी की बहाली को खेल, चश्मे और उत्सव के साथ मनाया गया। हर तरह का और निश्चित रूप से खुद राजा के बगल में व्यास का मुख्य केंद्र। और इन सभी सार्वजनिक आनंद में आकर्षण प्रतिष्ठित विदेशी होंगे। सेनापति जिनकी सहायता से अंत प्राप्त किया गया था। मार्क एंटनी उस समय जनता के सम्मान और प्रशंसा के विशेष पात्र थे। उनके सन की शिष्टाचार, उनकी स्पष्ट और ईमानदार हवा, उनकी पोशाक की रोमन सादगी और आचरण उसे विशिष्ट बना दिया, और उसके हस्तक्षेप के जीवन को बचाने के लिए पेलुसियम के कब्जे वाले गैरिसन और जो रुचि उन्होंने प्रतिपादन में ली, उस शत्रु के लिए ऐसा विशिष्ट अंतिम संस्कार सम्मान जिसे उसकी सेना ने मार डाला था। लड़ाई लोगों को एक निश्चित बड़प्पन के विचार से प्रभावित किया और उनके चरित्र में उदारता, जिसने उनके दोषों के बावजूद उन्हें एक वस्तु बना दिया। सामान्य प्रशंसा और तालियां। ऐसे आदमी के बहुत से दोष अक्सर मान लेते हैं में जगत की नयन सद्गुणों का रूप और रूप। उदाहरण के लिए यह है एंटनी से संबंधित है कि अपने जीवन के दौरान एक समय में इच्छा रखने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को किसी प्रकार का उपहार देना, उसके द्वारा किए गए उपकार के बदले में उससे प्राप्त किया था। उसने अपने कोषाध्यक्ष को उसके पास एक राशि भेजने का आदेश दिया।
दोस्त और राशि के लिए नामांकित राशि से काफी अधिक राशि भेजी जानी चाहिए। मामले की परिस्थितियों में वास्तव में आवश्यक था इस प्रकार कार्य करना, जैसा कि वह अक्सर करता है। किया एक अंधी और बेहिसाब उदारता के प्रभाव में कोषाध्यक्ष अपने स्वामी से अधिक विवेकपूर्ण राशि कम करना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की सीधे कमी का प्रस्ताव करने के लिए। तब उसने रूप के गिने और ढेर में रख दिए। एक जगह जहां एंटनी को गुजरना था, यह सोचकर कि जब एंटनी ने देखा राशि वह महसूस करेगा कि यह बहुत बढ़िया था। पास से गुजरते हुए एंटनी ने पूछा, वह कौन सा पैसा था? कोषाध्यक्ष ने कहा कि यह वह राशि थी जो उन्होंने ऑर्डर की थी। ऐसे व्यक्ति को उपहार के रूप में भेजा जाना जिस व्यक्ति का इरादा है उसका नामकरण करना। एंटोनी कोषाध्यक्ष के पैंतरेबाजी की वस्तु को समझने की जल्दी थी। वह तुरंत जवाब दिया, आह, बस इतना ही। मैंने सोचा कि मैंने जो राशि बताई है वह बेहतर होगी। उससे उपस्थिति उसे दोगुनी रकम भेज दो। निर्धारित करने के लिए ऐसी परिस्थितियों में एक अपव्यय को दोगुना करने के लिए केवल एक वफादार नौकर के ईमानदार प्रयास को विफल करने के उद्देश्य से इसे कम करना बनाना भी इतने सतर्क और नाजुक तरीके से निश्चित रूप से एक दोष है। लेकिन यह उन दोषों में से एक है जिसके लिए दुनिया हर युग में कायम रहेगी। अपराधी की प्रशंसा और प्रशंसा करना। एक शब्द में एंटनी उनके दौरान सामान्य ध्यान और अनुग्रह का उद्देश्य बन गए। अलेक्जेंड्रिया में निरंतरता। चाहे उसने क्लियोपेट्रा को विशेष रूप से आकर्षित किया हो, ध्यान इस समय प्रकट होता है या नहीं। हालांकि उसने दृढ़ता से उसे आकर्षित किया। उन्होंने उसकी खिलखिलाती सुंदरता, उसकी फुर्ती और बुद्धि और उसकी विविधता की प्रशंसा की। उपलब्धियां। हालांकि वह अभी भी इतनी छोटी थी, लेकिन 15 साल की थी। उम्र जबकि एंटनी लगभग 30 वर्ष की थी कि उसने शायद बहुत गंभीर नहीं बनाया उस पर छाप। इसके कुछ समय बाद एंटनी वापस रोम चला गया और कई सालों तक क्लियोपेट्रा को दोबारा नहीं देखा। जब 2 रोमन सेनापति अलेक्जेंड्रिया से चले गए तो उन्होंने एको छोड़ दिया। सहायता के लिए टॉलेमी के आदेश के तहत उनके पीछे सेना का काफी हिस्सा उसे अपने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए। एंटनी रोम लौट आया। वह था रेगिस्तान के पार अपने मार्च और सफल होने से बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। मिस्र पर आक्रमण की उपलब्धि और टॉलेमी की बहाली। उसके धन भी उसे और गैबिनियस द्वारा भुगतान की गई विशाल रकम से भर दिया गया था। टॉलेमी के बारे में कहा जाता है कि वह कीमत के रूप में भुगतान करने के लिए तैयार हो गया था। उसकी बहाली 2000 तोड़े $1 करोड़ के बराबर थी। राशि जो दर्शाती है कि इसका संचालन कितने बड़े पैमाने पर मनाया गया। अभियान चलाए गए। टॉलेमी ने आवश्यक धन का एक बड़ा हिस्सा उठाया कि उन दोस्तों से संबंधित संपदा को जब्त करके अपने भुगतान के लिए बेरनिस की सरकार जिसे उसने मारने का आदेश दिया था। दरअसल कहा गया था कि संख्या उन लोगों की बहुत अधिक थी जिन्हें मरने की निंदा की गई थी। टॉलेमी को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति की इतनी तत्काल आवश्यकता है। एंटनी इस अभियान के परिणामों के माध्यम से अचानक खुद को ऊपर उठा पाया। एक बदनाम और बेघर भगोड़े की स्थिति से लेकर सबसे अधिक में से एक तक अमीर और प्रसिद्ध और फलस्वरूप सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक। रोम में
इस समय सीजर और के बीच महान गृहयुद्ध छिड़ गया। पॉम्पी एंटनी ने सीजर के कारण की जासूसी की। इस बीच जबकि सीजर और पॉम्पी के बीच गृह युद्ध उग्र था, टॉलेमी की सहायता से सिंहासन पर अपनी सीट बनाए रखने में सफल रहा। रोमन सैनिक जिन्हें एंटनी और गैबिनियस ने लगभग 3 साल के लिए छोड़ दिया था, जब उन्होंने खुद को जीवन के करीब आते पाया तो सवाल उठा, उसका मन किसके पास अपना राज्य छोड़ दे। क्लियोपेट्रा सबसे बड़ी संतान थी और वह मानसिक क्षमता दोनों के मामले में महान संभावनाओं वाली राजकुमारी थी, और व्यक्तिगत आकर्षण, उसके भाई उससे काफी छोटे थे। एक बेटे का दावा, हालांकि छोटा था, स्वाभाविक रूप से एक की तुलना में अधिक मजबूत लग रहा था। बेटी लेकिन कमांडिंग टैलेंट और क्लियोपेट्रा का बढ़ता प्रभाव दिखाई दिया, यह संदिग्ध बनाने के लिए कि क्या उसके पास से गुजरना सुरक्षित होगा। पिता ने बसाया, जिस तरह से इस तरह की कठिनाइयों पर आम तौर पर काबू पा लिया गया था। टॉलेमी परिवार, उन्होंने आदेश दिया कि क्लियोपेट्रा को अपने सबसे बड़े से शादी करनी चाहिए, भाइयों, और यह कि वे दोनों संयुक्त रूप से सिंहासन पर आसीन हों। पालन भी फिर भी रोम के साथ मिस्र के गठबंधन के विचार के लिए जो अग्रणी रहा था। अपने शासनकाल की पूरी नीति का सिद्धांत उन्होंने पूरी तरह से निष्पादन किया। साधन के प्रावधान द्वारा उसकी इच्छा और उसके बच्चों की संरक्षकता। खुद रोमन सीनेट के लिए सीनेट ने नियुक्ति को स्वीकार कर लिया और नियुक्त किया। एजेंट के रूप में पॉम्पी उनकी ओर से ट्रस्ट के कर्तव्यों का पालन करने के लिए। पोम्पियो का ध्यान उस समय के तुरंत बाद बहुत अधिक तल्लीन था। उसके और सीजर के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया ताकि उसके संबंध में कोई सक्रिय कदम उठाया जा सके उनकी नियुक्ति के कर्तव्यों के लिए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई भी आवश्यक नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद अलेक्जेंड्रिया में सभी पार्टियों के लिए निपटाया गया। उसने जो व्यवस्था की थी उसे स्वीकार कर लिया और उन्हें ले जाने में शामिल हो गया। प्रभाव में क्लियोपेट्रा की शादी उसके भाई से हुई थी, फिर भी यह सच है वह केवल एक लड़का है। वह लगभग 10 वर्ष का था, वह खुद लगभग 18 की थी। वे दोनों भी थे शासन करने के लिए युवा, वे केवल शासन कर सकते थे, राज्य के मामले थे। तदनुसार 2 मंत्रियों द्वारा संचालित जिन्हें उनके पिता ने नामित किया था। ये मंत्री पोथिनस थे, एक हिजड़ा जो एक प्रकार का राज्य सचिव था, और सेनाओं के प्रधान सेनापति अकिलास। इस प्रकार हालांकि क्लियोपेट्रा इन घटनाओं से नाम मात्र की रानी बन गई, उसकी असली सिंहासन पर प्रवेश अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अभी भी बहुत सारे थे, कठिनाइयों और खतरों से गुजरना होगा इससे पहले कि वह अवधि आ जाए। वास्तव में एक संप्रभु बन गया। उसने खुद कोई तत्काल प्रयास नहीं किया। इस अवधि को जल्दी करो, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरी ओर बहुत ही चुपचाप परिचित हो गए हैं। कुछ समय के लिए उसके पिता द्वारा की गई व्यवस्था में पोथीनस एक नपुंसक था। वह लंबे समय तक सरकार के एक अधिकारी रहे थे। टॉलेमी के अधीन पिता, वह एक घमंडी, महत्वाकांक्षी और दबंग व्यक्ति था, शासन करने के लिए दृढ़ संकल्पित और साधनों के संबंध में बहुत बेईमान। अपने सिरों को पूरा करने के लिए अपनाया। वह क्लियोपेट्रा को क्लियोपेट्रा मानने का आदी हो चुका था, एकमात्र बच्चा। अब जबकि वह रानी थी, वह बहुत अनिच्छुक था कि असली शक्ति उसके हाथों में चली जाए।
ईर्ष्या और दुर्भावना जो उसने उसके प्रति महसूस की। जैसा कि उन्होंने पाया, पहले 2 या 3 वर्षों के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। उसके पिता की मृत्यु कि वह चरित्र के बल पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, और में वह प्रभाव और प्रभुत्व जो वह अपने चारों ओर प्राप्त कर रही थी। उसका सुंदरता, उसकी उपलब्धियां और एक निश्चित अवर्णनीय आकर्षण जो व्याप्त था। उसके सारे आचरण संयुक्त रूप से उसे महान व्यक्तिगत शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जबकि ये क्लियोपेट्रा में रुचि और लगाव की भावना दूसरे मन में जागृत हुई, उसके लिए उन्होंने केवल पोथिनस की ईर्ष्या और ईर्ष्या को बढ़ाया। क्लियोपेट्रा थी उसका प्रतिद्वंद्वी बन रहा है। उसने उसे विफल करने और उसे दरकिनार करने का प्रयास किया। उसने अभिनय किया उसके प्रति घिनौना और दबंग तरीके से, ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके, जिसे वह अपने वार्ड के रूप में उचित स्थान मानता था, क्योंकि वह अब तक संरक्षक था। क्लियोपेट्रा और उसके पति और राज्य के रीजेंट दोनों